40 लाख लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने किया। 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय देने का काम भी, उनके घरों तक शौचालय पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया है। 40 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,42,00,000 किसानों तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला रही है। ये सभी उपलब्धियां राज्य के पास हैं और राज्य के अंदर हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे करेंगे। लेकिन दिल्ली में ये इसके नाम पर क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कोरोना के दौरान दिल्ली में क्या हो गया था? अगर यूपी का एनसीआर का रीजन नहीं होता, फ्री बिजली पर जनता नहीं, मैं वही आ रहा हूं पहले, जी मैं उस पे आ रहा हूं। अगर यूपी का एनसीआर का रीजन नहीं होता तो दिल्ली के अंदर तो लोगों को तड़प तड़प करके मरने के लिए छोड़ देते। बेड्स हम लोगों को उपलब्ध करवाने पड़े। यूपी 24 करोड़ की आबादी का राज्य है और 24 करोड़ की आबादी के राज्य में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही थी और दिल्ली 2 करोड़ की आबादी का राज्य और 800 मीट्रिक टन में इनके ऑक्सीजन कम पड़ रहा था। कहां ब्लैक हो रही थी ऑक्सीजन। और जब भारत सरकार ने ऑक्सीजन ऑडिट की बात की, सब भाग गए। आज इनके सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। देखिए, जनता के हित के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार उस प्रकार का कदम उठा रही है। सस्ती लोकप्रियता से बचना होगा और हमें सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाना होगा, जिससे हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सके। पर ये पॉलिटिकल प्लान तो हो सकता है उनका कि फ्री बिजली हम देंगे, जैसे उन्होंने उत्तराखंड, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मैं क्या कर रहा हूं, उनको बोलने का पूरा अधिकार है। जी, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि आपको नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे, तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इन सब चीजों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। लेकिन इस बार उन्होंने राजभर साहब को भी साथ ले लिया है। हाँ, ठीक बात है। सोशल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हर एक दल को अपने साथ लेने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी ले रही है तो ओवैसी क्यों नहीं लेंगे? समाजवादी पार्टी को तो तकलीफ है, वो कहते हैं ओवैसी जो है वो हमारा वोट काटने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए, वोट किसका है, यही तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि हमारा वोट, कौन सा वोट उनका है। आप जब सत्ता में थे, कांग्रेस और सपा तो आरोप लगाती है कि वो ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी है। भाई, तो उनके साथ गठबंधन कौन कर रहा है? गठबंधन तो समय समय पे कांग्रेस ही उनके साथ करती रही है, या फिर ये समाजवादी पार्टी ही उनके लिए ज्यादा उतावली दिखती है। बीजेपी का तो दूर दूर से कोई संबंध नहीं उनसे। आप अपना मुकाबला 2022 में किसके साथ देखते हैं? अखिलेश जी के साथ देखते हैं, मायावती जी के साथ देखते हैं, प्रियंका वाड्रा के साथ देखते हैं, किसके साथ देखते हैं? हालांकि राजभर साहब तो थ्योरी लेके आए हैं 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक मुसलमान सीएम भी होगा। ठीक ही बात है भाई, हर एक को अपना मुकाबला किससे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, देखिए, अपने पुराने रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी से ही होगा कि बीजेपी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके उससे बेहतर सीटें कैसे जीत सकती है। वहां तक ये लोग कोई पहुंच नहीं पाएगा। पंचायत चुनाव के रुझान पहले बता चुके हैं, इससे पहले लोकसभा के चुनाव ने बता चुके वो कर, ये सब देखिए थके हुए हारे हुए चेहरे हैं। ये लोग पहले ही हिम्मत हार चुके हैं, इसलिए अनर्गल कुछ भी बोल दो,
बड़ा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बड़ी बड़ी चुनौती कौन हो सकता है, या फिर एक चेहरा जो आपको लगता है जिसके साथ मुकाबला है? देखिए, पब्लिक सबके कृत्यों को जान रही है, हर व्यक्ति की जान रहा है। परिवारवाद, गुंडाराज, भ्रष्टाचार, ये चीजें देख करके जनता में अपने आप में एक सिहरन होती है। देख करके यूपी के सामने अपनी पहचान का संकट था, आज यही यूपी हर एक फील्ड में जो प्रोग्रेस कर रहा है, एक नई पहचान बना रहा है। ये पहचान उत्तर प्रदेश के हर जाति, हर मत, हर मजहब से जुड़ा हुआ नागरिक जब बाहर जाता तो उसको सम्मान प्राप्त होता है जी। इसलिए वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए, अपने परिवार के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश और देश का हित चाहता है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उसकी प्राथमिकता होगी। मैं अब धर्मांतरण के मुद्दे पर आता हूं। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने धर्मांतरण गैंग पर बहुत बड़ा एक्सपोजे किया है। देश भी चौंक गया है इस खुलासे को देखकर, और अभी भी कार्रवाई जारी है। इस गैंग के आतंकी कनेक्शन और आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी धर्मांतरण का काम ये लोग कर रहे थे। इसको आप कैसे देखते हैं बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, ये केवल एक कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। याद करिए, जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लव जिहाद पे कानून बनाया था, तब भी ये देश तोड़ा गैंग विरोध कर रहा था, मेरे खिलाफ पत्र लिख रहा था, मेरे खिलाफ एक अभियान चला रहा था। इनकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए, लेकिन चूंकि उनकी दृष्टि उधर जाएगी नहीं, इसलिए वे लोग उस पर कुछ भी बोल नहीं पाएंगे और कुछ भी उनको करना नहीं है। जी। लेकिन ये केवल धर्मांतरण तक सीमित मुद्दा नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा पर सेंध लगाने का भी एक कुत्सित षड्यंत्र है। ये सेंध है सुरक्षा पे, मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाकर, उन संस्थाओं को जहां पर मूक बधिर बच्चे हैं वहां पर अपना एक ट्रेनर, जिहादी ट्रेनर को भेज करके उसके माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश कराना, फिर कोड वर्ड में और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजेज को पास करना, फिर उनका दुरुपयोग सुसाइड स्क्वाड या फिर कहीं पर किसी ऐसे सेंटर को निशाना बनाने के लिए करना जो व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा से और हित से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। यूपी एटीएस ने इस कार्य को पूरी उसके साथ खोला है, पर्दाफाश किया है। हमारे 500 से अधिक टीमें इस पे काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जनपदों के साथ साथ देश के अंदर 25 राज्यों में इन्होंने भेजा और 1984 से लगातार चल रहा था। आज इसका पर्दाफाश हुआ है। हम लोग इसकी तह तक जाएंगे और एक एक परत उतार करके इन सब के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। क्या इस विषय में अभी और खुलासे आगे होंगे? हाँ। क्योंकि विपक्ष इसको लेकर काफी सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, विपक्ष को जिनके लिए वो कह रहा है चुनाव से पहले ये गेम खेल रही है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं ना जी, हर एक मुद्दे को अगर राजनीतिक नजरिए से देखना है तब तो मुझे लगता है कि उनके किसी प्रश्न का जवाब दिया जाना चाहिए। आपने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा, इसको आस्था से जोड़ना कितना सही होगा? देखिए, दोनों चीजें हैं जी। आस्था के साथ मजहब से जोड़ना कितना सही? मैं क्या कह रहा हूं, आस्था के साथ साथ ये सुरक्षा के साथ खतरा है। आप किसी का धोखे में, छल से मतांतरण करवाएं, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसके खिलाफ कानून है हमारे पास, लेकिन आप उसका दुरुपयोग देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने के लिए करेंगे, ये भी स्वीकार्य नहीं हो सकता है। धर्मांतरण को लेकर कानून भी आ चुका है, उसके बावजूद ये मामले क्यों नहीं रुक पा रहे? देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, पीछे क्या कारण? 1984 से सब चीजें चल रही थी जी, और उन्होंने अपने सेंटर ऐसे